आज के वीडियो में हम बात करेंगे H-1B वीज़ा पर बहस की और ये कैसे अमेरिका और भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। कहानी शुरू होती है 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश ने इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 पर साइन किया और H-1B वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मकसद था अमेरिकी कंपनियों को रिसर्च, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे फील्ड्स में खाली पदों को भरने में मदद करना और इसके लिए कुशल विदेशी वर्कर्स को कुछ समय के लिए हायर किया जाए। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोग्राम एक बड़े विवाद का मुद्दा बन गया। जरा सोचिए, अगर आपके देश में बाहर से लोग आकर आपकी जॉब्स लेने लगें तो क्या आपको नहीं लगेगा कि आपके मौके कम हो रहे हैं? यही फीलिंग कई अमेरिकियों की भी थी। इस डर ने H-1B वीज़ा पर कई बहसों को जन्म दिया। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भी इस पर सहमति नहीं बन पाई। जब ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति पद संभाला तो उन्हें ये प्रोग्राम पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि ये अमेरिकी वर्कर्स के साथ गलत है। 2020 में उन्होंने H-1B वीज़ा पर कई पाबंदियां लगाईं। उन्होंने कहा कि कंपनियां सस्ते विदेशी वर्कर्स को हायर करके लोकल अमेरिकियों की जगह ले रही हैं। लेकिन अब सीन बदल रहा है। आज ट्रंप की टीम में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे लोग शामिल हैं जो H-1B वीज़ा सिस्टम को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही भारतीय अमेरिकी श्रीराम कृष्णन को ट्रंप की टीम में AI पॉलिसी एडवाइजर बनाया गया है। अब चर्चा चल रही है कि वीज़ा पर देशवार सीमा हटाई जाए। अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा H-1B वीज़ा धारकों को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का मौका मिल सकता है। हर साल USCIS यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज करीब 65,000 H-1B वीज़ा जारी करता है। इसके अलावा 20,000 वीज़ा उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास अमेरिका से मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री होती है। लेकिन समस्या ये है कि अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या वीज़ा की संख्या से कई गुना ज़्यादा होती है। इस वजह से ये सिस्टम लॉटरी जैसा बन गया है और कई काबिल लोग सिर्फ किस्मत खराब होने की वजह से बाहर हो जाते हैं। और अब कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि H-1B वीज़ा धारकों में 70% से ज़्यादा भारतीय होते हैं। वहीं चीन के हिस्से बस 13% आते हैं। बाकी वीज़ा मेक्सिको, कनाडा, फिलीपींस, ताइवान और कोरिया जैसे देशों के लोगों को मिलते हैं। लेकिन ये वीज़ा सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होते हैं और इन्हें 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा समय तक अमेरिका में रहना हो तो वीज़ा धारकों को ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो उन्हें अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर देश को मिलने वाले ग्रीन कार्ड्स की एक सीमा तय है। कुल ग्रीन कार्ड्स का 7% से ज़्यादा किसी एक देश के वर्कर्स को नहीं दिया जा सकता, चाहे उस देश से कितनी भी टैलेंटेड आबादी क्यों न हो। अगर ये देश विशेष सीमा हट जाए तो अमेरिका में काम करने के इच्छुक भारतीयों के लिए और मौके खुल सकते हैं। लेकिन हर कोई अमेरिका में इसे लेकर इतना आशावादी नहीं है। कुछ ट्रंप समर्थक जैसे स्टीव बैनन, पूर्व व्हाइट हाउस चीफ स्ट्रैटेजिस्ट, निक्की हेली, दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर, और लॉरा लूमर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का कहना है कि विदेशी वर्कर्स अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहे हैं और वे अकेले ऐसा नहीं सोचते। हालिया सर्वे बताते हैं कि 60% अमेरिकियों का मानना है कि देश में पहले से ही पर्याप्त कुशल वर्कर्स हैं और उन्हें इन पदों के लिए और लोगों की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या उनकी ये चिंता वाकई सही है? अगर इसे टेक्नोलॉजी कंपनियों के नज़रिए से देखें तो उनकी दलील कुछ हद तक सही हो सकती है। अमेरिका में विदेशी वर्कर्स को सबसे ज़्यादा हायर करने वाली कंपनियां टेक्नोलॉजी सेक्टर से ही आती हैं। इनमें कई ग्लोबल जायंट्स और 4 बड़ी भारतीय IT कंपनियां इन्फोसिस, TCS, HCL और विप्रो शामिल हैं। ये चारों मिलकर H-1B वीज़ा पाने वाली टॉप 10 कंपनियों में करीब 35% का योगदान करती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है तो इसकी वजह यह है कि भारतीय कर्मचारियों को हायर करना इन कंपनियों के लिए सस्ता पड़ता है। कई भारतीय वर्कर्स अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में कम सैलरी पर काम करने को तैयार होते हैं। इससे कंपनियां वेतन में बचत करती हैं और भारतीय मानकों के हिसाब से आकर्षक सैलरी ऑफर कर देती हैं। 2023 के आंकड़ों को देखें तो करीब 70% H-1B वीज़ा एप्लीकेशन भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अप्रूव हुए, जिनकी सैलरी $1 लाख प्रति साल से कम थी। वहीं अमेरिका में IT सेक्टर की औसत सैलरी करीब $1,04,000 थी। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी कर्मचारियों को इन जॉब्स के लिए अपनी सैलरी उम्मीदों को कम करना पड़ा होगा और इसी वजह से कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी वर्कर्स घरेलू कर्मचारियों के वेतन को कम कर रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि H-1B वीज़ा पर आने वाले इमिग्रेंट्स शायद अमेरिकियों को जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। सोचिए, इमिग्रेंट्स और अमेरिकी नागरिकों के पास हमेशा एक जैसे स्किल्स नहीं होते। इसका मतलब है कि वे हमेशा एक ही रोल के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते, बल्कि वे एक दूसरे की कमियों को पूरा कर रहे होते हैं। जब इमिग्रेंट्स अमेरिका में अपनी कमाई खर्च करते हैं तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। ज़्यादा सामान और सेवाओं की डिमांड बढ़ती है, जिससे कंपनियां ग्रो करती हैं। इससे उनकी ऑपरेशंस को बाहर शिफ्ट करने की ज़रूरत कम होती है।
इतना ही नहीं, इमिग्रेंट्स अक्सर अपनी खुद की कंपनियां भी शुरू करते हैं, जिससे अमेरिकी इकोनॉमी में और भी ज्यादा नौकरियां जुड़ती हैं। साथ ही वे नए आइडियाज और इनोवेशन लाते हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और भी अवसर पैदा करता है। और ये सिर्फ एक विचार नहीं है, आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल की एक स्टडी बताती है कि 2004 से 2023 के बीच, यहां तक कि महामारी के समय भी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स ऐसे फील्ड्स में बेरोजगारी दर हमेशा कम रही। इसका मतलब है कि कुशल वर्कर्स की डिमांड सप्लाई से ज्यादा थी। इसके अलावा डेटा ये भी बताता है कि H-1B वर्कर्स वाकई कम वेतन पर काम नहीं करते या अपने घरेलू समकक्षों के वेतन को कम नहीं करते। असल में 2021 में H-1B वर्कर्स का औसत वेतन $1,08,000 था, जबकि सामान्य अमेरिकी वर्कर्स का औसत वेतन $45,800 था। और 2003 से 2021 के बीच H-1B वर्कर्स की मीडियन सैलरी 50% बढ़ी, जबकि अमेरिकी वर्कर्स की औसत सैलरी 40% बढ़ी। इसका मतलब ये है कि जो नियोक्ता H-1B वर्कर्स को हायर करते हैं, वे अक्सर अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा तय प्रिवेलिंग वेज से ज्यादा वेतन ऑफर करते हैं। और ये भी न भूलें कि 2010 से 2019 के बीच अमेरिकी कंपनियों जैसे मॉडर्ना, जॉनसन और फाइजर, जिन्होंने बाद में कोविड-19 वैक्सीन डेवलप की, ने H-1B प्रोग्राम के जरिए 3,300 से ज्यादा साइंटिस्ट्स, जिनमें बायोकेमिस्ट्स और केमिस्ट्स शामिल थे, को हायर किया। यहाँ तक कि महामारी के दौरान फ्रंटलाइन पर काम करने वाले कई डॉक्टर्स भी H-1B वीजा धारक थे। शायद यही वो बड़ा नजरिया है जिसे अमेरिकियों ने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीयों को भी एक बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर अमेरिका H-1B वीजा पर पाबंदी लगाता है तो हो सकता है कि कुशल भारतीय प्रोफेशनल्स का रुख वापस भारत की तरफ हो जाए, और शायद भारत इसके लिए तैयार भी है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल वर्कफोर्स और AI और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCS के लिए उभरते हुए इकोसिस्टम के साथ भारत इस लौटती हुई टैलेंट को आसानी से समाहित कर सकता है। हालांकि अगर H-1B वीजा के इच्छुक लोग भारत में जीवन की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं, तो यूरोप जैसे अन्य देश इस टैलेंट को अपने यहाँ खींच सकते हैं। तो हाँ, H-1B वीजा पर होने वाली बहस से भारतीयों के लिए चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगी। हमें बस ये देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन इसे किस दिशा में ले जाता है।